पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि फव्वारे द्वारा अगर हम खेती करते हैं तो हमें कौन सा जो बेनिफिट है वो मिल जाता है। इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा इसका जो नुकसान है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। नुकसान को हम रिकवर कर सकते हैं, तरीके काफ़ी हैं उसको रिकवर करने के लिए, लेकिन वो जो तरीके हैं उसको फार्मर को पता होना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि आप ये लगा लो कि जहाँ पर फव्वारे द्वारा खेती होती है, अगर मैं हरियाणा का ही उदाहरण लेता हूँ तो हरियाणा में कुछ एरिया में फव्वारे द्वारा खेती होती है और कुछ जो एरिया वहाँ पे फ्लड इरिगेशन होता है, यानी कि हम खुला जो पानी है वो छोड़ देते हैं ताकि हम, वैसे तो धान वाली जो ज़मीनें है वो लेवल ज़मीनें होती है, वहाँ पे हम खुले पानी से कर देते हैं। पानी भी काफ़ी अधिक होता है कुछ एरिया के अंदर, लेकिन कुछ एरिया में फव्वारे द्वारा ही सिंचाई की जाती है। वहाँ पर जो ज़मीनें हैं वो थोड़ी समतल नहीं होती या फिर पानी की कमी होती है, आप जो भी लगा लो। लेकिन क्या है कि अगर मैं फव्वारे द्वारा सिंचाई करते हैं और फ्लड इरिगेशन में पैदावार की बात करूं, ख़ास तौर पर गेहूं का हम ले लेते हैं, गेहूं का सीज़न चल रहा है, तो कुछ एरिया के अंदर जो पैदावार है प्रति एकड़ वो करीबन गेहूं की 70 से लेकर 75 मन के आसपास हो जाती है। और जहां पर फव्वारे द्वारा खेती होती है वहां पर जो पैदावार है वो करीबन अपना लास्ट 50 मन बिल्कुल टॉप की जो पैदावार है वो बताते हैं। मेरी ये जो आपके साथ में ये जो डिस्कशन कर रहा हूँ, मेरा 2 दिन जहाँ पे फव्वारे वाली खेती होती है सिवानी हिसार वाली साइड, वहाँ पे मेरा 2 दिन का टूर था, तो उनसे जो बात की तब पता चला जाकर कि हमारी जो पैदावार है वो कम क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है। अब देखिए, कुछ एक लोग बोलेंगे कि मिट्टी वहाँ पे रेतीली है, तो जहाँ पे धान वगैरह लगते हैं वहाँ पे मिट्टी बढ़िया इसलिए पैदावार अधिक होती है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने का तरीका बिल्कुल हम अपना सकते हैं, चाहे मिट्टी कैसी हो उसको हम उपजाऊ बना सकते हैं। हमारे पास बहुत से तरीके अवेलेबल होते हैं, तो मिट्टी वाला जो बहाना है वो यहाँ पर नहीं चलता। तो यहाँ पे दिक्कत कैसे आती है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लड इरिगेशन से जो अपना तेला चेपा या फिर एफिड्स है उनका जो अटैक है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि वो धुल जाते हैं, उनके अंडे वगैरह वो डैमेज हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे तेले चेपे वाली जो स्प्रे है वो फार्मर मिस भी कर दे तो भी इनको कोई नुकसान नहीं होता। दूसरा क्या है कि अगर मैं पॉलिनेशन की बात करूँ तो यहाँ पर जो पॉलिनेशन प्रक्रिया है उसके बारे में फार्मर बिल्कुल ही जानकारी नहीं है इनको कि पॉलिनेशन कैसे होता है, क्या सिस्टम होता है। जब इनसे बात की कि अगर आप पॉलिनेशन वाले टाइम में फुहारे से पानी लगा रहे हो, जैसे कि आप ये खेत देख रहे हो, इसके अंदर बूर पड़ा हुआ है, पॉलिनेशन का मतलब बाली के अंदर फूल आना, इसमें फूल पड़ा हुआ है और फार्मर क्या है कि इसके अंदर फुहारे द्वारा सिंचाई कर रहे हैं। तो ये तरीका थोड़ा कहीं ना कहीं गलत लगा, बल्कि फार्मर को इसकी नॉलेज होती तो शायद फार्मर ऐसा नहीं करता। फुहारे वाली खेती जहाँ पे होती है, फार्मर को क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि आप सिंचाई करने में 18 से लेकर 15 दिन का मिनिमम जो गैप है वो रखते हो, यानी कि 15-20 दिन बाद में ही आप जो सिंचाई है वो रिपीट करते हो। इससे बीच में ये तो नहीं है कि 6-7 दिन बाद आप दोबारा से सिंचाई कर देते हो। 15 दिन तो मिनिमम, कम से कम 15 दिन आप निकाल ही देते हो। तो इससे में आपको क्या करना है कि शेड्यूल अपना इस हिसाब से बनाना है, जिस टाइम जो गेहूँ अपनी गोब अवस्था के अंदर हो या फिर अभी तक जो फूल है वो पड़ा ना हो, इस समय आप जो पहली सिंचाई है, जो सिंचाई है वो कर दें। यानी कि चाहे वो सिंचाई आपकी सेकंड है चाहे वो थर्ड है, यानी कि फूल आने से पहले आप एक सिंचाई ज़रूर करें। जब आपका फूल आएगा तो आपके जो 15-16 दिन मैक्सिमम जो बाली के अंदर फूल है वो आने में या फिर झड़ने में टाइम लेता है, यानी कि 15-20 दिन के अंदर जो संभोग प्रक्रिया है, जो पॉलिनेशन है वो आपका हो जाता है। तो इस समय आप पानी ना लगाएं, फूल आने से पहले, बूर आने से पहले आप पानी लगा दें, फिर उसके 17 या 18 दिन बाद में आप पानी दें जब आपकी गेहूं को ज़रूरत हो। तो कहने का मतलब ये है कि साथ में तो आपकी जो पॉलिनेशन वाली जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, ताकि आपका जो फूल झड़ने में जो पैदावार का नुकसान होता है वो नुकसान नहीं होगा। ये आप एक तरीका ज़रूर आजमा के देखें, आपकी जो पैदावार है वो बढ़िया होगी, इतना मुझे उम्मीद है। बाकी अगर आप कुछ उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए अगर ज़मीन में नहीं डाल रहे तो उसको भी आप ज़रूर डालें। अपनी जो मिट्टी टेस्ट है वो करवाएं, उस हिसाब से आपकी मिट्टी के अंदर किस चीज़ की कमी है उसको अपनाएं। दूसरा, जो फर्टिलाइज़र डालने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा पूछा, तो बड़ा ही कॉमन सा तरीका है कि जब भी हमें लगे कि हमारी गेहूँ कमज़ोर है, हम यूरिया देते थे, हम DAP देते थे। ऐसा मत करो। जब आपको लगे कि DAP की ज़रूरत है, इस समय यूरिया की ज़रूरत है, या फिर इस समय किसी अन्य फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, तो ही अपनाएं, ना कि अपना सिस्टम के हिसाब से चले कि जब भी हमें लगे कि कमज़ोर हम इसके अंदर यूरिया डाल देते हैं। यूरिया से जो कमज़ोरी है वो दूर नहीं होती। कमज़ोरी आने के काफ़ी ज़्यादा रीज़न हो सकते हैं। आप पहले उस रीज़न को पकड़िए, उस हिसाब से जो आप है वो अपनी खुराक है वो डालें। धन्यवाद किसान साथियों।